नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के एक अहम और अक्सर विवादित पहलू की। जी, अपराध और सियासत का वो गठजोड़ जिसे कई बार राजनीति का अपराधीकरण या फिर सीधे सीधे जंगल राज भी कहा जाता है। बिल्कुल। और इसको समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। जैसे बिहार पुलिस की वेबसाइट है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, ओप इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और JTIR.org का एक रिसर्च पेपर भी है। फाउंटेन इंक मैगजीन का रेत खनन पर लेख, फिल्म शूल का जिक्र भी करेंगे हम। और द श्याम शर्मा शो के यूट्यूब विश्लेषण के कुछ हिस्से भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब के जरिए समझें कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ। कौन थे वो बड़े नाम जिन्हें बाहुबली कहा गया? ये बूथ कैप्चरिंग, अपहरण, रेत, शराब के अवैध धंधे, ये सब चलता कैसे था? हाँ, और आज क्या स्थिति है, क्या बदला है, क्या नहीं। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। JTIR का जो शोध पत्र है उसमें कुछ शुरुआती इशारे हैं, मतलब 1950 के दशक में भी। हाँ, देखिए, अय्यर आयोग बना था, KB सहाय, SN सिंह जैसे बड़े नेताओं पर आरोप थे। जांच हुई, रिपोर्ट आई। लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल। और फिर बाद में CM महामाया प्रसाद सिन्हा के खिलाफ मधुकर आयोग, उसका भी वही हाल। तो ये पैटर्न आता, मतलब किसी को सजा न मिलने का सिलसिला ये तो बहुत पहले शुरू हो गया था। हाँ, नींव वहीं पड़ गई थी, कह सकते हैं। और JTR स्रोत ये भी बताता है कि शुरू में नेता लोग अपराधियों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। पहले ऊंची जाति के गैंग्स थे, फिर पिछड़ी जातियों के गिरोह उनकी जगह लेने लगे। लेकिन फिर 80 के दशक तक आते आते क्या हुआ? अपराधियों को लगा कि भाई दूसरों के लिए काम क्यों करना, खुद ही नेता बन जाते हैं। अच्छा। और यहीं से वो विनेबिलिटी, मतलब जीतने की क्षमता वाली बात हावी हो गई। हाँ, कि जो जितवा सके उसे टिकट दो, चाहे उसका रिकॉर्ड कैसा भी हो। बिल्कुल। पार्टियों ने जातिगत वोट पक्का करने के लिए इन बाहुबलियों को टिकट देना शुरू कर दिया। और फिर आया वो दौर जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है, लालू प्रसाद यादव और राजद का शासन 1990 से 2005। इसे ही जंगल राज कहा जाता है अक्सर। जी, माना जाता है कि इस दौरान ये अपराध राजनीति का जो गठजोड़ था वो बहुत मजबूत हुआ। कानून व्यवस्था मतलब एक तरह से ध्वस्त हो गई। अपराधियों को खुली छूट मिल गई, राजनीतिक संरक्षण मिला। हाँ, लेकिन ये भी देखना होगा, जैसा श्याम शर्मा शो में कीर्ति आजाद के हवाले से कहा गया कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह पहले भी होती थी, कांग्रेस के टाइम में भी। अच्छा, तो ये नया नहीं था। नया नहीं था, पर लालू यादव के दौर में ये चीजें कह सकते हैं ज्यादा खुलकर और बड़े पैमाने पर होने लगी। इसे टर्बो चार्ज कर दिया गया। पिछड़ी जातियों के अपराधियों का इस्तेमाल वोट जुटाने की एक रणनीति बन गई। हाँ, जाति, धमकी, हिंसा, इन सब के दम पर। तो ये बाहुबली थे कौन असल में? इनकी बात करते हैं, ये नाम जो बार बार आते हैं। हाँ, बाहुबली यानी वो लोग जिनका अपने इलाके में बाहुबल मतलब ताकत के दम पर जबरदस्त असर था, और राजनीतिक सहारा भी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, श्याम शर्मा शो, इनमें कई नाम हैं, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाँ, सिवान का सांसद था राजद से। कहते हैं 1990 से 2005 तक सिवान उसकी निजी जागीर बन गया था। 60 से ज्यादा आपराधिक मामले। जी हाँ, 60 से ज्यादा हत्या, रंगदारी, अपहरण, क्या नहीं था। और सोचिए, जेल के अंदर से जनता दरबार लगाता था। बाप रे। ISI लिंक के भी आरोप लगे जब उसके पास से मिले हथियारों पर पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान मिले। और वो तेजाब कांड 2004 वाला? हाँ, वो तो दहला देने वाला था। 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था। बहुत ही भयानक। 2021 में कोविड से मौत हो गई उसकी। हाँ, लेकिन अब उसके बेटे उसामा शाहब को राजद ने टिकट दिया है, तो विरासत कह सकते हैं जारी है। अगला नाम आनंद मोहन सिंह। इसकी रिहाई पर भी काफी हंगामा हुआ था हाल में। बिल्कुल। आनंद मोहन भी JP आंदोलन से निकला था। गैंगस्टर बना, फिर नेता। पहले लालू विरोधी था, पर राजनीति है, समीकरण बदलते रहते हैं। हाँ, 1994 में गोपालगंज के DM थे G कृष्णैया। उनकी भीड़ ने हत्या कर दी थी। आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा, दोषी पाया गया। उसे तो मौत की सजा हुई थी ना। हाँ, मौत की सजा आजाद भारत में किसी नेता को पहली बार, बाद में आजीवन कारावास में बदली। और अब बिहार सरकार ने नियम बदलकर उसे जल्दी रिहा कर दिया। और उसका बेटा भी राजनीति में है। हाँ, चेतम आनंद राजद का विधायक है। तो ये पैटर्न साफ दिख रहा है, राजनीतिक संरक्षण, कानून से ऊपर, और फिर सत्ता का इस्तेमाल। पप्पू यादव का भी नाम आता है इसमें। हाँ, पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन मधेपुरा से सांसद रहा है। 90 के दशक में तो बहुत नाम था इसका भी। इस पर भी हत्या का केस था। जी, CPIM नेता अजीत सरकार की हत्या का। सजा हुई, पर पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। CBI सुप्रीम कोर्ट गई है इस मामले में।
और वो पुरुलिया हथियार कांड वाला क्या मामला था? हाँ, आरोप लगा था कि जो आरोपी था किम डेवी, उसे भगाने में पप्पू यादव ने मदद की थी। करीब 41 मामले लंबित बताए जाते हैं और आज भी सक्रिय है राजनीति में। कमाल है। और अनंत सिंह, छोटे सरकार, वो अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता था। अनंत सिंह मुकामा वाला, हाँ बिल्कुल, घर में अजगर पालना, बग्घी पर घूमना, अलग ही अंदाज था। उसके घर से AK-47 मिली थी। हाँ, उसी केस में सजा हुई, विधायकी गई, पर उपचुनाव में उसकी पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर जीत गई। मतलब दबदबा कायम रहा। बिल्कुल, उस पर भी 38 से ज्यादा केस हैं, हत्या, अपहरण। पुटूस यादव हत्याकांड में गिरफ्तार भी हुआ था। नीतीश कुमार के साथ उसकी वो तस्वीर, हाँ, याद है, वो काफी वायरल हुई थी। वही दिखाती है कि रसूख कितना था। ये तो कुछ बड़े नाम हुए हैं, लिस्ट तो और भी लंबी है शायद। सुरेंद्र यादव, सुनील पांडे। हाँ, सुरेंद्र यादव मगध सम्राट, राजद का बड़ा नेता, मंत्री भी रहा। सुनील पांडे डॉक्टर डॉन, सोची PhD है। डॉक्टर डॉन? हाँ, न्यूरोसर्जन के अपहरण से नाम जुड़ा था। रणवीर सेना के प्रमुख की हत्या में भी 40 से ज्यादा केस। और बिंदी यादव, रईस खान, अयूब खान। बिंदी यादव गया का था, अब नहीं रहा। उसका बेटा रॉकी यादव रोड रेज केस में फंसा था। रईस और अयूब खान सिवान में शहाबुद्दीन के बाद वर्चस्व की लड़ाई में हैं। रीतलाल यादव, दानापुर का राजद विधायक, उस पर भी 42 केस बताए जाते हैं। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा। भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप था, हालांकि 2024 में बरी हो गया। तो ये दिखाता है कि ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं थी, ये एक पूरा बिल्कुल सिस्टम बन गया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो व्यवस्था दिखाते हैं जहां कानून का डर ही खत्म हो गया था। सजा हो जाए, केस चलते रहें, कोई फर्क नहीं। राजनीतिक रसूख बना रहता है, परिवार में सत्ता चली जाती है। EDR के जो आंकड़े हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। बिहार विधानसभा में 70% विधायकों पर आपराधिक मामले। हाँ, लगभग 70%, 1643। और जिन 60 MLC का विश्लेषण हुआ, उनमें से 38 पर केस थे। और लोकसभा 2014 में बिहार से चुने गए 87% सांसदों पर आपराधिक मामले थे। सोचिए, 2004 में ये 38% था। 38% से 87%। 87%। बाप रे, ये तो बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत तेजी से। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और व्यापक हो गई थी। तो सवाल उठता है कि ये अपना दबदबा बनाए कैसे रखते थे? जी, एक तरीका तो जाहिर है बूथ कैप्चरिंग। हाँ, बूथ कैप्चरिंग तो आम बात थी। श्याम शर्मा शो के आंकड़े देखिए, 1996 में 471 बूथों पर रीपोल हुआ बिहार में। ये पूरे देश का 44% था। 44% सिर्फ बिहार में? जी, 1998 में करीब 5000 बूथ पर रीपोल का आदेश हुआ। 1996 में चुनावी हिंसा में देश भर में 51 मौतें हुई, उनमें से 41 सिर्फ बिहार में थी। 41। विधायक, मंत्री तक बूथ कैप्चरिंग करते पकड़े जाते थे। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला था। लोकतंत्र का अपहरण। और फिर असली अपहरण भी थे। लोगों के अपहरण, उसे तो उद्योग कहा जाने लगा था। हाँ, किडनैपिंग इंडस्ट्री, बिजनेस कहते थे मजाक में। मतलब एक्सटॉर्शन, रंगदारी। कितने मामले थे लगभग? सरकारी आंकड़ों ने 1992 से 2001 के बीच 25,000 से ज्यादा, पर असल संख्या तो कहीं ज्यादा होगी। 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय थे। और इसमें भी नेताओं का हाथ होने के आरोप थे? बिल्कुल, आरोप था कि कई नेता खुद ये सिंडिकेट चलाते थे या संरक्षण देते थे। नतीजा ये हुआ कि बिहार से बिजनेस भागने लगा, डर का माहौल बन गया। तो ये तो हुए सीधे राजनीतिक नियंत्रण के तरीके, लेकिन एक और पहलू था, अवैध धंधे, रेत और शराब का कारोबार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फाउंटेन इंक और द प्रिंट के लेख इस पर काफी रोशनी डालते हैं। पहले रेत माफिया की बात करें। इसमें किन का दबदबा था? कहते हैं कि कुछ प्रभावशाली जातियां, जैसे यादव, इस पूरे खेल को कंट्रोल करती थी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था महादलितों को। उनकी जमीनें छीन जाती थी, हिंसा होती थी। महावीर राम गोलीकांड इसका उदाहरण है। पर्यावरण का भी नुकसान होता होगा? बहुत ज्यादा। नदियों का रास्ता बदल जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है और इससे जो करोड़ों का काला धन बनता है, वो फिर राजनीति और भ्रष्टाचार में लगता है। बिल्कुल। नेताओं, विधायकों, MLC तक पर इसमें शामिल होने के आरोप हैं। ईडी तो राजद के सुभाष प्रसाद यादव और कुछ कंपनियों से जुड़े 250 करोड़ के घोटाले की जांच भी कर रही है। सरकार ने कुछ किया इस पर? छापे, पोर्टल वगैरह? हाँ, कोशिशें हुई हैं। हेलीकॉप्टर से छापे, CCTV, GPS, बालू मित्र पोर्टल, ये सब किया गया। लेकिन माफिया बहुत शातिर है, वो नए तरीके निकाल लेता है। कोई एक सरगना नहीं होता शायद? अक्सर नहीं, गांव-गांव में छोटे छोटे गुट होते हैं
और जब तक ऊपर से हाफ है ये चलता रहता है। और रेत के साथ शराब, खासकर 2016 की शराबबंदी के बाद। हाँ, ये बड़ी विडंबना है। पटना हाईकोर्ट ने भी कहा कि शराबबंदी ने अवैध शराब के एक बड़े कारोबार को जन्म दे दिया। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप हैं। जबरदस्त। पुलिस, एक्साइज, टैक्स, ट्रांसपोर्ट, कहते सब शामिल हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। एक टिप्पणी थी कि अधिकारी शराबबंदी पसंद करते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा बनता है। और पकड़े कौन जाते हैं? अक्सर गरीब लोग, पीने वाले या छोटी मोटी तस्करी करने वाले। बड़े खिलाड़ी तो बच निकलते हैं। द प्रिंट और फाउंटेनिंग तो रेत और शराब का कनेक्शन भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, नदी किनारे के गांव में ये दोनों धंधे साथ चलते हैं। रेत का खनन भी हो रहा है और नदी किनारे भट्टियां लगाकर कच्ची शराब भी बन रही है। छुपाना आसान होता होगा। हाँ, और इसमें अक्सर पासवान, मुसहर, मल्लाह जैसी गरीब जातियों को लगाया जाता है। पटना जैसे शहरों तक डिलीवरी नेटवर्क है। ये भी काले धन का एक और स्रोत है जो रेत के पैसे से जुड़ा है। तो अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये अवैध अर्थव्यवस्थाएं, रेत और शराब, ये उस बाहुबल को, उस राजनीतिक ताकत को फंड कर रही हैं। ये एक दुष्चक्र है, राज्य का नुकसान, विकास ठप और युवा अपराध की तरफ। फाउंटेनिंग का लेख दलितों की दुविधा बताता है। हाँ, कि या तो माफिया से लड़ो और मरो या साथ मिल जाओ और जेल जाओ, दोनों तरफ से मुश्किल। तो इस सब से निपटने के लिए राज्य ने क्या किया? क्या कोई ठोस कदम उठाए गए? देखिए, जैसा मैंने कहा, कोशिशें हुई हैं। बिहार पुलिस की वेबसाइट पर एसटीएफ और एटीएस का जिक्र है, स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ये क्या करते हैं? इनमें हाईली ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं। ग्रे हाउंड्स, एनएसजी जैसी जगहों से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। इनका फोकस संगठित अपराध और नक्सलवाद पर है। कुछ सफलता मिली है? हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। नक्सलियों को काफी पीछे धकेला है। 2022 में 57 नक्सली, 283 मोस्ट वांटेड अपराधी पकड़े, AK-47 जैसे हथियार, लूटा हुआ सोना बरामद किया। तो एक्शन तो होता है। लेकिन क्या ये काफी है जब सिस्टम में ही दिक्कत हो? यही असली सवाल है। स्पेशल फोर्स अपनी जगह ठीक है, पर वो जो अंदरूनी भ्रष्टाचार है, राजनीतिक संरक्षण है, उसका क्या? पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर जो कहा, हाँ, कि पुलिस ही मिली हुई है। जी, और कानून गरीबों के लिए हथियार बन गया है जबकि माफिया मजे में है। वो इंस्पेक्टर वाला मामला भी यही दिखाता है, जिसे पदावनत किया गया था, बाद में कोर्ट ने राहत दी, वो अलग बात है। 2005 में जब नीतीश कुमार आए तब सुधारों की बात हुई थी, अपहरण कम हुए, सजा दर बढ़ी। हाँ, ये सही है। श्याम शर्मा शो के स्रोत बताते हैं कि अपहरण के मामले काफी कम हुए। 2004 में 411 थे, 2019 में 43 रह गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा भी जल्दी हुई। 2006-10 में करीब 55,000 लोगों को दोषी ठहराया गया। रेत माफिया पर भी हाल में कुछ एक्शन हुआ। हाँ, सीसीटीवी, पोर्टल, इनाम, ये सब तो कोशिशें दिखती हैं। पर क्या वो जो पुरानी विरासत है वो खत्म हो गई? यहीं पर JETR पेपर और श्याम शर्मा शो जैसे स्रोत सवाल उठाते हैं। कई पुराने बाहुबली या उनके परिवार वाले अब भी राजनीति में हैं, उनका प्रभाव है। गठबंधन की राजनीति का भी असर होता होगा। बिल्कुल, पार्टियों को कई बार ऐसे लोगों से समझौता करना पड़ता है। ADR के ताज़ा आंकड़े भी यही कहते हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता अब भी बड़ी संख्या में हैं। तो वो खुला जंगल राज भले ना हो, लेकिन अपराधीकरण का असर वो शायद अभी भी है, बस तरीका बदल गया हो शायद। ये मुद्दा इतना गहरा था कि फिल्मों तक में आया। शूल फिल्म का जिक्र किया था हमने 1999 की। हाँ, शूल बहुत ही पावरफुल फिल्म थी। मनोज बाजपेयी, सयाजी शिंदे, उसने इसी गठजोड़ को दिखाया था। हाँ, बिहार का वो राजनेता अपराधी नेक्सस और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का संघर्ष। समर प्रताप सिंह बनाम बच्चू यादव बहुत असलियत के करीब थी। उसे बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये दिखाता है कि समाज में भी इस मुद्दे को लेकर कितनी चिंता थी। बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं थी, आम लोगों से जुड़ा मुद्दा था। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? बिहार की ये कहानी अपराध और राजनीति की ये काफी उलझी हुई है। हाँ, एक तरफ सजा न मिलने का इतिहास है, दूसरी तरफ ताकतवर बाहुबली हैं, फिर ये रेत शराब के अवैध धंधे जो इस सब को पैसा देते हैं, और फिर सुधार की कोशिशें भी हैं जो लगातार चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हमारे स्रोत एक बहुत गहरी समस्या की तस्वीर पेश करते हैं, जिसका असर शासन से लेकर अर्थव्यवस्था और आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी तक पर पड़ा है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ठीक है, एक्शन होता है, लोग पकड़े जाते हैं, रेत माफिया पर नकेल कसने की कोशिश होती है, लेकिन वो जो बुनियादी चीज है, राजनीतिक संरक्षण और चुनाव जीतने के लिए विनेबिलिटी को तरजीह देना,
उसे कैसे बदला जाए? क्या सिर्फ पुलिसिंग या कानून से ये हो पाएगा? सही बात है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों से ये तो साफ है कि ये नेटवर्क कितने गहरे थे। चुनाव से लेकर घर बनाने की रेत तक सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। जी। तो इस इतिहास को देखते हुए पुलिस और कानूनी सुधारों से आगे बिहार को अगर इस चक्कर से पूरी तरह निकलना है तो किस तरह के लंबे सामाजिक बदलावों की जरूरत होगी और इसमें एक जागरूक नागरिक क्या कर सकता है?